नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में कहा था कि 2024 के लिए विपक्ष जो महागठबंधन बना रहा है वो परिवारवाद और अवसरवाद का गठबंधन है। बीजेपी ने इसे 21 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार का महागठबंधन भी बताया। 21 लाख करोड़ वो टोटल अमाउंट है जितने के घोटाले का इल्जाम इन विपक्षी परिवारों के सर है। किसी का मामला ईडी के पास है तो किसी का सीबीआई या फिर इनकम टैक्स के पास, कोई जेल से लौटकर आ चुका है तो कोई बेल पर है। 2024 के लिए विकासवाद बनाम परिवारवाद की जो चुनावी लाइन पीएम मोदी ने खींची और जिसे वो 3 चुनावी राज्यों में रिपीट कर चुके हैं, उसी को आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे बढ़ाया। नड्डा ने कहा मोदी देश को बनाने और बचाने में लगे हुए हैं, जबकि विपक्षी दल सिर्फ अपने परिवार, अपने वंश और अपने भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हुए हैं। और आज एक दूसरी चीज भी हुई। महाराष्ट्र में ओरिजिनल शिवसेना का दर्जा और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को देने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने जो याचिका दी थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। 31 जुलाई को सुनवाई की तारीख भी दे दी है और इसी मौके पर उद्धव ठाकरे ने आज एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा शिवसेना मेरे बाप दादा की पार्टी है, इसे किसी को हथियाने नहीं दूंगा। मतलब शिवसेना बाल ठाकरे ने बनाई थी तो अब उद्धव ठाकरे उसके मालिक हुए और उनके बाद बेटे आदित्य ठाकरे, क्योंकि वो भी यही कहेंगे कि ना मेरे बाप, वो भी यही कहेंगे ना कि ये तो मेरे बाप दादा की पार्टी है। परिवारवाद की राजनीति पर आज राबड़ी देवी भी बोली। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक बदले के लिए उनके परिवार का टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये चुनाव में काम नहीं आएगा। बीजेपी जब जब परिवारवाद को लेकर हमले करती है तो विपक्ष भी बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियों की लिस्ट गिराता है। बीजेपी से भी पूछता है कि उसका परिवारवाद कैसे नहीं है। लेकिन ये पहले रिपोर्ट देखिए, आज दोनों के परिवारवाद होंगे, बीजेपी के होंगे, विपक्ष के भी होंगे। कौन सी परिवारवादी पार्टी है ये भी समझने की कोशिश करेंगे और इस पर ही बड़ी बहस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने परिवार को बचाने के लिए रहा। शिवसेना ये नाम मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने दिया था, वो नाम तो मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है। जबरदस्ती हो रहा है ना हम लोग के साथ। बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार में जबरदस्ती कर रहा है सबको साथ। ये कांग्रेस भी कांग्रेस नहीं रह गई है भैया, ये भी अम्मा सोनिया, बेटी प्रियंका, बेटा राहुल, बाकी सबको पैकेज कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। वो नाम देना इलेक्शन कमीशन का अधिकारी नहीं है, तो पार्टी का नाम तो मेरा ही है और वो मेरे पास ही रहेगा। सारे नफरत करने वाली बातें तुम करो और फिर बोलो मोहब्बत की दुकान चला रहे हो। तुम नफरत का मेगा मॉल चला रहे हो, याद रखना, इस बात को आप समझ लेना। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा एमपी और पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अतुल लोंडे पाटिल जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रोफेसर नवल किशोर जी है, स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय आरजेडी के। कृष्णा हेगड़े जी है, शिवसेना गुट के नेता है। शिंदे गुट के शिवसेना के नेता और किशोर तिवारी जी है, उद्धव गुट के शिवसेना के नेता हैं। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आज उद्धव ने कह दिया कि भाई ये तो मेरे बाप की पार्टी है। क्या गलत कहा दीपक जी? वोट तो पब्लिक का होता है ना सर। पार्टी बाप की हो या ठीक है, उनके पिताजी ने बनाई, मेरा बहुत सम्मान है बाला साहब के लिए मन में, और पूरे देश में बाला साहब के लिए सम्मान है, लेकिन वोट तो पब्लिक का होता है ना सर। तो वो भी देख लेना ना। क्या बताए अभी डॉक्टर वाईएसआर रेड्डी पूजा के बेटे को वोट दिए। भारत में कैसा है, इस तक क्या ब्रिटेन में जहाँ सबसे पुरानी ये है, तो परिवारों का महत्व होता है। और लेकिन एक बात तो है कि उद्धव जी की भी क्वालिटीज है और उद्धव जी ने ये चैलेंज स्वीकार किया है। एक्चुअली कैसा हुआ कि पहली बार बीजेपी ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ डाला और तोड़ने की
का जो तरीका था कि उन्होंने बहुत ज्यादा साम दाम दंड भेद लगाकर पार्टी तोड़ी और कल सर उन्होंने पार्टी तोड़ डाली, आपने सरकार छीन ली उनसे, उनके साथ चुनाव लड़े, दूसरे के साथ सरकार बना ली। अब ये भी तो गड़बड़ झाला है ना सर। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथ लगते हैं किशोर तिवारी जी। आपने भी इधर से ताल दिखाई, उन्होंने भी ताल दिखा दी। एक मिनट दीपक जी, हम तो पार्टी भी डिफरेंस नहीं थे, वो तो पार्टी भी डिफरेंस थे ना। अब तुमने तो बीजेपी भी कितने साल कवर की, मैं अभी बता रहा हूँ। जब गोपीनाथ मुंडे थे और प्रमोद महाजन की हमारी कुबड़िया लेके ये बढ़े, लेकिन इन्होंने थोड़ा तो ऋणानुबंध रखना था। मगर दीपक चौरसिया, एक बात मैं कहता हूँ कि उद्धव जी भी फील्ड में उतर गए। कल वो यवतमाल जिले के उस जगह थे कि जहां पर किसान आत्महत्या ज्यादा होती थी, उन्होंने कोर इशू को भी टच किया है। तो कोर इशू टच करना और एक फिलोसॉफी लेके आना, और महाराष्ट्र में महागठबंधन के अंदर तो दूसरे हमारे साथी एनसीपी, उनको भी खाली कर लिया। यानी बीजेपी को क्या लगता है कि ये जो 30-40 विधायक है ये पार्टी होती है। अरे गद्दारों का महाराष्ट्र में कभी सम्मान नहीं हुआ, कभी सम्मान नहीं हुआ। मैं अभी बता रहा हूँ, उद्धव जी मेरे ख्याल से भारी भक्कम मेजॉरिटी के साथ, यानी मैं उद्धव जी कह रहा तो उसमें महाविकास आघाड़ी और अतुल जी की कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत गेन में है। क्या और यही क्या कहते थे आपने कहा ना, मेरे फादर की पार्टी है, मेरे बाप की पार्टी, जो शब्द है वही बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे कि अगर कांग्रेस को मुझे हाथ से छूना पड़ा तो मैं दुकान बंद कर लूंगा। आपने तो दुकान छोड़िए, मेगा मॉल खोल दिया कांग्रेस के साथ। अरे भाई देखो, देखो देश के राष्ट्र की लोकतंत्र बचाने के लिए ये हमने निर्णय लिया। अरे लोकतंत्र बचाने के लिए कि अपनी गद्दी बना पाने के लिए? लोकतंत्र बचाने के लिए समझौता नहीं हुआ था। एक सरकार थी जिसको किसी तरह से बनाना था, तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली, जो आपके धुर राजनीतिक विरोधी थे, जिनके बारे में बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर इनके साथ मुझे अलायंस करना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा। आपने उनके साथ मॉल खोल लिया और आप कह रहे लोकतंत्र बचाने के लिए। देखो देखो दीपक जी, जैसी जैसा परिप्रेक्ष्य, जैसी जैसी परिस्थितियां, आनी बानी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर बाला साहब ठाकरे इंदिरा जी के साथ खड़े थे, और दो तो एमएलसी भी उस वक्त उनके चुन के आए थे, और मनोहर जोशी और डॉक्टर सुधीर जोशी। तो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि राजनीतिक निर्णय लेना पड़ता, लेकिन बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनका सबसे पुराना साथी उनको क्यों छोड़ के गया। बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर दे रही है, बीच से भी प्रजातंत्र को खत्म करने के पीछे पड़ी है। ये बात हम बार बार कहते हैं, तो उसमें कुछ तो सत्य रहेगा ना, आप तो समझ लीजिए। अब डॉक्टर साहब ही आ गए तो अब सुधांशु जी अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, हमने इनका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। ये बार बार कहते हैं कि हमने बाला साहब ठाकरे के शब्द को नहीं माना, ये नहीं माना, वो नहीं माना। हम जनता में जा रहे हैं, और कितने ले जाते ले जाओ भैया, हाँ देख लेंगे। लेकिन लोग ही सुन रहे हैं कि चक्की पिसिंग, आप बोलते हैं मुख्यमंत्री बनी, अब कैसा चलेगा? अभी आप कहते थे, बताइए डॉक्टर सुधांशु जी, यही फडणवीस साहब बोल रहे थे, अजीत दादा पवार चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, अब डिप्टी सीएम बनिंग, ये कैसे हो गया? किशोर तिवारी जी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो किशोर जी बोल रहे थे, महाराष्ट्र में बहुत स्पष्ट रूप से जनता ने जनादेश दिया था, कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं आया था कि गठबंधन करने की आवश्यकता होती। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना को स्पष्ट बहुमत दिया था। अब इसके बाद आप गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, मान्यवर याद करिए, बिल्कुल सही बात है, मैं उद्धव जी की बात से सहमत हूं कि ये उनके बाप की पार्टी थी, परंतु वह बाप सिर्फ आपके बाप नहीं थे, वो सभी शिव सैनिक उनको पिता तुल्य मानते थे। और ये वो शख्सियत थे कि जब 1995 में हमारी पहली सरकार बनी किशोर जी, तब क्या कहा था बाला साहब ठाकरे जी ने, उनका वो वीडियो भी ध्यान है, तब ये दोनों युवा थे, राज ठाकरे जी भी बैठे थे, उद्धव ठाकरे जी भी, उन्होंने दोनों बगल में, और सामने का वीडियो में वो बोल रहे हैं जब मैं चाहूं इन दोनों को मंत्री बना सकता हूं, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति कभी सरकार में शामिल नहीं होगा। मुझे याद है जब मनोहर जोशी जी पहले मुख्यमंत्री बने भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार के, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, और क्या बोला
मनोहर जोशी जी ने, हां मैं कहता हूं कि मैं बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। एक वो दौर था चूंकि वो सत्ता से बाहर रहकर उन्होंने अपनी मॉरल अथॉरिटी बनाई थी, और एक आज आया कि आप डंडा रख के भी नहीं चला पाए। गठबंधन तो छोड़िए, पूरा गठबंधन उनको नेता मानता था, आपकी पार्टी नेता नहीं मानने को तैयार हुई। अंतर यह रहा कि उस जमाने में हम लोग पार्टी को परिवार मानते हैं, देश को परिवार मानते हैं, या परिवार को पार्टी मानने लगते हैं। और मैं विनम्रता से कह दूं किशोर जी, भारत की परंपरा जानते क्या है? पिता पुत्र परंपरा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा है। इसीलिए चूंकि हिंदुत्व की बात आप भी करते थे, हम भी करते हैं, जब पूजा होती है और पंडित जी आपके नाम का संकल्प लेते हैं तो क्या कहते हैं? अपना नाम बताइए। फिर अगला वाक्य क्या कहते हैं? अपने बाप का नाम बताइए, नहीं अपना गोत्र बताइए। यानी आप किस आध्यात्मिक परंपरा से आते हैं, आप किस शिष्य परंपरा से आते हैं, वो बताइए, पुत्र परंपरा नहीं। इसीलिए हमारे यहां आप देखिए कि एक लाइन पूरी कर दूं, द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा का स्थान ऊंचा नहीं है, उनके शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है। भगवान राम के बेटे लव कुश के मंदिर नहीं है, भगवान राम के भक्त या शिष्य हनुमान के मंदिर यत्र तत्र सर्वत्र हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप उधर चले क्या गए, और उसके बाद ऐसी मति भ्रष्ट हो गई, ऐसी विचित्र विचार आ गया कि यह सब कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। अन्यथा आपके पिताजी के जमाने में क्या परिस्थिति थी यह सबको पता है, और आज जमीन से आसमान का अंतर आ गया है। ठीक है, जमीन से आसमान का अंतर हो किशोर तिवारी जी। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप ही जवाब देना। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप मुझे सिर्फ एक चीज समझाइए, यहां पे क्या हुआ है ना, शिवसेना में गुरु गुड़ बन गया, चेला शक्कर रह गया, चेला शक्कर बन गया, गुरु गुड़ रह गया। अब गुरु कौन है? गुरु है उद्धव ठाकरे, और चेला कौन है? चेला है एकनाथ शिंदे। तो चेला बन गया शक्कर और गुरु गुड़ रह गया। अब इसके लिए आप किसको दोष देंगे? समय को देंगे, हाल का फिलहाल परिस्थितियों को देंगे, या फिर बीजेपी को देंगे? अरे दीपक चौरसिया जी, मैं डॉक्टर साहब का जवाब दूं या तुम्हारा जवाब दूं? एकनाथ शिंदे तो अभी गुड़ भी नहीं रहे और शक्कर भी नहीं रहे। बहुत हालत खराब है जी, बहुत हालत खराब है। डंपिंग यार्ड कहाँ पर है ये पूछ रहे लोग। अब ऐसा हो गया कि सुधांशु जी ने कहा, सुधांशु जी एक बात बोलूं, क्योंकि जी टीवी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, कि हम तुम्हारे 27 साल के साथी इतने अविश्वास में क्यों आए और हम आपको क्यों छोड़ के गए, कभी इसकी भी चिंता करना। बार बार यही कहते हो कि हम सत्ता के लिए गए, सत्ता के लिए गए। अरे आज भी सत्ता तो हमारे पास है नहीं, तुमने तो 3 बार हमको ऑफर भी की थी, हम नहीं आए ना। तो अविश्वास का वातावरण तैयार हुआ है ये पिछले 9 साल में, और रीजनल पार्टियां आपको छोड़ के जा रही है। एनडीए बहुत वीक हो चुका है और शायद आपको विपक्ष की भूमिका में रहना पड़े। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको भी आत्मचिंतन करने की बात है। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री है, मैं आपने जो बोला वो भी उद्धव जी को बता दूंगा कि आपके ये व्यक्तिगत विचार है, लेकिन बीजेपी की एडवोकेसी करते वक्त कहीं अपना भी रिट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं तुम्हारे किसी बात को नकारूंगा नहीं, लेकिन बीजेपी से ही मैं आया हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर रही है। ऐसा रीजनल पार्टियों में मैसेज जा रहा है, इतना ही मुझे। अच्छा किशोर जी, आप हमेशा कहते हैं कि आप आरएसएस के स्वयं सेवक रहे, तो क्या आरएसएस में सिखाया जाता है कि अपने साथ जो खड़ा है उसको खत्म कर दिया जाए, हाँ या ना? नहीं, देखो आरएसएस की ये कोई विचारधारा नहीं। तो यही तो वो भी कह रहे हैं कि हमारी ये विचारधारा नहीं है। सुधांशु जी क्या कहेंगे? वैसे किशोर तिवारी जी बोलते हैं मैं पहले आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, और फक्र से बोलते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र तो वो धरती है जहां से हिंदुत्व के सारे संगठन निकले, सबका मूल स्रोत वहां से हिंदू महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे आपकी शिवसेना निकली हो, सब चूंकि वो छत्रपति शिवाजी की भूमि थी, हिंदू पद पातशाही की भूमि थी। परंतु मैं यहां पे कहना चाहूंगा मान्यवर विनम्रता से, सत्ता के साथ, बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में ये हमारा एग्रीमेंट था, जब 117 सीटों पे हम और 160 सीटों पे 67 सीटों पे आप लोग लड़ा करते थे, तब भी ये था कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब आप आइए, उसके बाद 2014 में आप मैक्सिमम जितनी सीटें हमको दे रहे थे, अकेले लड़के मुझसे ज्यादा जीत गए। जब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी का इलेक्शन हुआ, केवल शिवसेना की हमसे 2-3 सीटें ज्यादा थी, पर हमने निभाया कि आपकी सीट ज्यादा है तो चेयरमैन आपका होगा। और फिर विनम्रता से याद दिलाता हूं, मनोहर जोशी जी
लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। आप सोचिए, शिवसेना जो क्षेत्रीय पार्टी है महाराष्ट्र की, वो कभी सोच सकती थी कि उसका स्पीकर होगा लोकसभा में? हमने पूरा मान सम्मान दिया। और उस समय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में अटल जी, अडवाणी जी, उसके बाद के दौर में चाहे नितिन जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, मोदी जी हो, सब ने पूरा सम्मान दिया। आप कभी सोचिए कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी कि आप सत्ता के लिए वहां जाएंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। और मैं कह रहा हूं जाना चाहिए, निर्णय लेते कोई बात नहीं थी। हमने भी कई बार निर्णय लिए हैं, हमने विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन किए, पर कभी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं। चाहे कश्मीर में किया हो, उत्तर प्रदेश में किया हो, या कर्नाटक में किया हो, या बिहार में किया हो। बड़ी पार्टी हो के हमने दूसरों का साथ दिया है। यूपी में मायावती जी की 67 सीटें थी, 178 हमारी थी। दक्षिण में आइए जेडीएस की, कर्नाटक में जब 2005 में पहली बार हमने सरकार बनाई तो उनकी 40 सीटें थी, हमारी 84 थी। हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि विचार परिवार आपका एक था, पर विचार से अलग व्यवहार होता है तो उस व्यवहार की समस्या परिवार में भी दिखती है और कार्यकर्ता और नेता में भी दिखने लगती है। एक बात मैं पूछ लूं, हाँ जल्दी से पूछे, मुझे अतुल जी के पास जाना है, नवल भाई भी बैठे हुए। नहीं वही मैं देख रहा हूं कि सुधांशु जी, हमने किसी राजनीतिक पार्टी से नाता क्या जोड़ लिया? हमने विचारधारा छोड़ दी, हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। हाँ, ये क्या हिंदुत्व? ये तो इलेक्शन कमीशन ने बनाई हुई पार्टियां हैं। आपका मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता। आपके साथ रहे तो हिंदुत्व वाली पार्टी आपसे छोड़ के चले गए। अरे आपके पास, अरे आपके सहयोगी राहुल गांधी क्या कहते हैं हिंदुत्व के बारे में? मुझे कोट करके बताइए ना किशोर तिवारी जी। आपके सबसे बड़े राजनीतिक सहयोगी राहुल गांधी हिंदुत्व के बारे में क्या कहते हैं? उनकी पार्टी के नेता क्या कहते हैं? ये तो बोको हराम और आईसिस की तरह है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे भाई, उनको समझा लिया हमने, वो समझा लिया अरे हमने तो मैनेज कर लिया। ठीक है, सुधांशु जी को जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगा, कृष्णा जी आपके पास भी आ रहा हूं, नवल भाई आपके पास भी आ रहा हूं। मैं दीपक जी, मैं ये कहूंगा संयोग से हम जी न्यूज पे बैठे हैं। बाला साहब ठाकरे जी का 1995 में हमारी सरकार बनने के बाद जी न्यूज पर ही इंटरव्यू है, वो जरा इन लोगों को दिखा दीजिएगा। और एक और इंटरव्यू मुझे याद है अपने छात्र जीवन के दौर के बाद से, कि उनसे पूछता है पत्रकार बाला साहब ठाकरे जी से कि आप पे आरोप है कि आप हिंदुवादी नेता हैं। तो बाला साहब ठाकरे कहते हैं यह आरोप गलत है। पत्रकार को यह लगता है कि शायद बाला साहब ठाकरे जी सफाई देंगे कि वो हिंदूवादी नहीं है। वो कहते हैं यह आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। यह शब्द बोले थे उन्होंने। और आज आप सोचिए, महाविकास आघाड़ी में रह के आप ये कह सकते हैं? किशोर जी, इसीलिए मैं कहता हूं विचार करिए और पूर्वजों के पुण्य के अनुसार पुण्य प्रशस्त मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं सीधे अतुल जी के पास जाता हूं। अतुल जी बताइए मुझे, क्या हिंदुत्व तो बोको हराम और आईसिस जैसा है? ये मेरे नहीं, सलमान खुर्शीद जी का शब्द है। हिंदू और हिंदुत्व, राहुल गांधी भी हिंदुत्व के बारे में क्या क्या बोलते हैं। हिंदू आतंकवाद को गढ़ के आपने हिंदू आतंकवादी भी क्रिएट कर दिए। 9 साल प्रज्ञा ठाकुर जेल के अंदर भी रही बिना चार्जशीट के। क्या कहेंगे अतुल लोंढे जी आपका? और खुद है कि एंटनी साहब ने कहा था हमसे गलती हो गई कि हम बहुत ज्यादा अल्पसंख्यकों के करीब वाली अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पार्टी बन गए। अतुल लोंढे जी, इस इमेज का क्या करेंगे? देखिए, किसी दूसरे के शब्द राहुल गांधी जी के मुंह में डालकर आप उसका समर्थन नहीं कर सकते। वो सारा इतिहास हमने कई बार डिस्कस किया। जिसने ये टर्मिनोलॉजी फ्रेम की कि वो भाजपा में जाकर वहां मंत्री भी हो गया आर के सिंह का, वो हमने कई बार डिस्कस किया है। तो ये दोगलापन तो पहले से है, था और रहेगा। अभी देखिए, बड़े सुधांशु भाई तो इतना हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हैं, हम तो वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में गुरु शिष्य परंपरा देखो कितनी जबरदस्त है। यानी अडवाणी जी को गुरु मानते हैं कौन? मोदी जी। पवार जी को गुरु कौन मानते हैं? मोदी जी। फिर धोखा किसको मिलता है? मोदी जी की तरफ से अडवाणी जी को मिलता है। उनकी तरफ देखते भी नहीं। ऐसे कई वीडियो और कई चीजें मैं दिखा दूंगा। मैं ये भी वीडियो दिखा दूंगा आपको। अगर मुझे जोड़ तोड़ की सरकार करने पड़ी तो मैं चूंटी से भी उसको छूंगा नहीं। ये संसद में भाषण दिया है सम्माननीय पंडित जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब परिवारवाद पर इतना ये भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, लेकिन सुबह या दोपहर में शपथ लेनी हो तो वो पवित्र हो जाती है। निर्मा वॉशिंग पाउडर भाजपा के धुलकर साफ हो जाती है। जब इनको एलजेपी के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अगर गठबंधन करना हो तो उनके जैसे राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है कोई, अकाली दल हो, जेडीएस, जनता दल, सेकुलर, इनके साथ अगर जाना हो, बैठना हो, कंधे से कंधे मिलाना हो, बाजू में बैठाना हो तो उनके लिए बहुत पवित्र हो जाती है। तो मैं ऐसे सूर्याजी पिसाल और गनौजी शिर्के का इतिहास थोड़ा सा पढ़ लेना सुधांशु भाई, महाराष्ट्र उससे वाकिफ है। महाराष्ट्र कभी भी ऐसे गनौजी शिर्के और सूर्याजी पिसाल के साथ गया नहीं, ये भी इतिहास है। तो इतिहास की बात अगर करोगे आप
तो इतिहास हम भी जानते हैं, अनुप्रिया पटेल के अपना दल हम जानते हैं। मैं लिख रहा था यहाँ पर, ऐसा पूरा का पूरा मेरा चिट्ठा पूरा कागज भर गया और खत्म नहीं हुआ है। इन्होंने जिन जिन परिवारवादी पार्टियों के साथ याराना किया है, दोस्ताना किया है, तो उसका जवाब जो है वो कभी देंगे नहीं। आज 27 तारीख को कहेंगे भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़, 25,000 करोड़ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक का, और लाके चक्की पिसिंग अभी जो है हमारे देवेंद्र फडणवीस जो है वो आटा खाएंगे, वो उप मुख्यमंत्री रह जाएंगे, कल अजीत पवार मुख्यमंत्री होंगे, आज लिख के बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सारी चीजें जो है ना, सियासत, गंदी राजनीति अगर किसी ने की है तो भाजपा ने की है, इससे कोई वो नकार नहीं सकते। ऐसे कई वीडियो सुधांशु जी मैं दिखा दूंगा। आपने अपने धुर राजनीतिक विरोधी, आपने अपने विचारधारा से धुर राजनीतिक विरोधी उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बना ली आपके कन्वीनियंस के लिए, जिनको आप गाली दे दे के, पानी पी पी के कोसते थे, हिंदुत्ववादी हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं। वो अच्छी राजनीति थी या वो नीच राजनीति, निकृष्ट राजनीति? बताइए अतुल जी, एक लाइन में जवाब दीजिए। अच्छा दीपक जी, अभी पवार साहब ने उसी दिन, अरे आप शिवसेना और कांग्रेस के अलायंस की बात करिए ना, कितनी पवित्र राजनीति थी, कितनी अच्छी राजनीति थी, कितनी अच्छी। वही तो बता रहा हूँ आपको, मैं वही तो बता रहा हूँ। थोड़ा सा इतना क्यों उत्साहित होते हैं, थोड़ा सुनिए ना। पवार साहब ने कहा शिवसेना का हिंदुत्व 18 पकड़ जातिया ने सारे बहुजनों को साथ में लेकर जाने वाला है। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी को हर बार मुझे इतिहास में थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ता है। उन्होंने कहा हिंदू महासभा जो है महाराष्ट्र से निकली। भैया हरिद्वार में अप्रैल 1915 में उसकी स्थापना हुई है। यहाँ आप ये भूल गए कि अंबेडकर जूनिया दीक्षा भूमि जो है नागपुर में, वहां पर उन्होंने दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। वो बात आप कभी नहीं बताओगे। तो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का भी है, जहां नूरबेग खान उनके पहले सेनापति थे। सारा इतिहास सबके सामने खड़ा है। हम तो इतिहास बता देंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का, आप अपने तरीके से बताएंगे, हम जो सच है वो बताएंगे। तो ये सच्चाई है। हमने युति की, लेकिन हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसका पहला आर्टिकल जो है वो इस देश का संविधान का प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज नॉट विद द हिंदूज, विद द मुस्लिम्स, विद द क्रिश्चियंस, विद द ईसाई, ऐसा नहीं है वो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो इस देश में रहता है वो इस देश का नागरिक है, और जो सरकार आएगी वो सरकार उस नागरिक के हित के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सारी चीजें जो है वो समान हक से बांटेगी। इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरे सवाल को खा गया। अरे आपने उद्धव ठाकरे से जब अलायंस किया तो वो कौन सी अच्छी राजनीति थी कि बुरी राजनीति? उत्कृष्ट राजनीति थी या निकृष्ट राजनीति? उच्च राजनीति थी या नीच राजनीति, जो आपके धुर राजनीतिक विरोधी थे? देखिए 1980 में भी उन्होंने मदद की थी, जब प्रतिभाताई पाटिल को इस देश का राष्ट्रपति बनाना था, तब भी शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ी रही। प्रणब मुखर्जी को बनाना था, तब भी जो है शिवसेना खड़ी रही। तो जब इस देश का लोकतंत्र, जब इस देश के कुछ मूल्यों की बात आई है, शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। और मैंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको बताया कि उसके बेसिस पे हमने जो है वो साथ में आए हैं। तो ये कुछ बातें जो है, अगर देश का लोकतंत्र खतरे में है, कोई नहीं मानता होगा तो जाके रास्ते में पूछ लो। इस देश का संविधान खतरे में, जाके रास्ते पे पूछ लो। कितने पद खाली है, कहां जाएंगे इस देश का युवा? बात करोगे 84% लोग जो है उनकी क्रय शक्ति जो है, खरीद क्षमता जो है वो कम हो चुकी है। आप चाइना की बात करते हो, चाइना पर बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनके साथ ज्यादा व्यवहार करते हो। आज रशिया से आप जो कच्चा तेल ले रहे हो उसका पेमेंट भी युआन से शुरू कर दिया है। हमने डिस्कस किया था सुधांशु जी कि नहीं हमने तो रूबी रूपल चालू कर दिया व्यवहार। फिर कैसे हो गया आज युआन में? और ग्लोबल टाइम्स लिखता है, तारीफ करता है मोदी जी की कि डी-डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो करने के लिए भारत जो है वो चाइना के साथ आ गया। कहां क्या होगा हमारे रूपी का? पर कहां मुंबई से चाइना पहुंच गए? अतुल लोंढे जी, कहां आप मुंबई देश की राजनीति से सीधे चाइना पहुंच गए? सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर मैं नवल किशोर जी के पास जाऊंगा। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? 10.5 लाख के ऊपर इस देश के अरबपति जो असेट निर्माण करते हैं वो लोग ये देश छोड़कर चले गए, अलग अलग देश की नागरिकता ली। और आप बात करते और देश कहीं खतरे में नहीं है, क्यों आ गए साथ में? ये बात सवाल पूछते, इसका जवाब दिया मैंने। देखिए विषयांतर तो सुना था, पर यहां देशांतर से देशांतर में चले जाएंगे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई महाराष्ट्र की राजनीति से आप राष्ट्र से ज्यादा उधर चले गए, चाइना। कोई बात नहीं, हम बता देना चाहते हैं। अतुल जी सुन लीजिए, चाइना में सबसे बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की एवरग्रांड कोलैप्स कर गई। हुनान प्रोविंस में बैंक 2 कोलैप्स कर गए। भारत में कोई कंपनी कोलैप्स की बताइए? और अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और 2 बड़े बैंक कोलैप्स कर गए।
आप बताइए भारत में कौन सा बैंक दिवालिया हो? 2 बड़े देशों के नाम बताए जो दुनिया की टॉप की इकोनॉमी है, अमेरिका और चाइना। बताइए, अरे आप जाके चेक तो करिए चाइना की स्थिति क्या और हमारी स्थिति क्या है। हमने चाइना को किस स्थिति में जाकर पहुंचाया है। अब आज का विषय वो नहीं है, आज का विषय तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, अरे भाई ये तो बता दीजिए, चाइना के साथ करार तो बता दीजिए। और राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना की एम्बेसी से लिया गया पैसा, इसलिए छोड़िए, आज वो विषय नहीं है चाइना का, हम आप विषयांतर में चले जाएंगे। आज महाराष्ट्र पे जवाब दीजिए। और अतुल जी की प्रसन्नता मैं समझ सकता हूं दीपक जी, क्योंकि देखिए उन्होंने शिवसेना को अपने साथ में लेकर अपने रंग में कैसे रंग लिया। वो शिवसेना जिसमें बाला साहब ठाकरे जी कहते थे मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा, वो अब शिवसेना कहती मेरे परिवार का ही बनेगा और मेरे परिवार का ही रहेगा। इसीलिए एक हिंदी में कहावत है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो आप जैसी संगति में बैठे उद्धव ठाकरे जी, वैसा ही गुण मिल गया। इसीलिए अतुल पाटिल जी के चेहरे पे क्या प्रसन्नता है कि हमने अपने रंग में उनको रंग लिया, कि मतलब जिसे हिंदी में गाना था ना, मैं सीधे नवल किशोर जी के पास जाऊंगा। अपने थॉट्स को 2 मिनट रोक के रख लीजिए। देखिए आपके सहयोगी नवल किशोर जी, आपको टाइम देना पड़ेगा सर। अगर दिल्ली आपको जीतना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर ही जाएगा, और बिना नवल किशोर जी के आप कुछ नहीं कर सकते। तो नवल किशोर जी, मेरा सीधा सवाल, आज राबड़ी जी ने कहा है कि जब भी हम लोग बीजेपी को हराने के लिए खड़े होते हैं हमारे पीछे ईडी और सीबीआई लगा देते हैं। लेकिन बीजेपी का यह अटैक, कि आप परिवारवादी पार्टियां हैं, आप भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार के मामले में कन्विक्टेड हैं, क्या आपको नहीं लगता इसको बीजेपी अब 2024 के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है? उन्होंने दिखा दिया था 21 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री ने गिराया था। ठीक है दीपक चौरसिया जी, बहुत इंतजार आपने कराया और खामखा दूसरे को आप उसके लिए कह रहे हैं। जितना समय आपने सुधांशु जी को दिया वो तो बताता है, पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात रहे, देखिए, अरे मेरे भाई नवल किशोर जी जो बोल रहे थे वो आप ही के सहयोगी हैं सर। तो 2 बार शिवसेना वाले बोले, 2 बार कांग्रेस वाले बोले, और फिर मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आपके सहयोगियों को भी अगर आप सुधांशु त्रिवेदी जी के चश्मे से देख रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे दीपक जी, आप काफी हैं सुधांशु जी का साथ देने के लिए, उनको कोई दूसरे की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को 2024 में दिख रही है हार, इसीलिए वो सामने में उनको लगता है कि परिवार ही सबसे समस्या है। जो भारतीय परंपरा की बात करता है वो परिवार के विरोध में और इतना निशंस होकर ये बात करता है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी है संघ परिवार का प्रोडक्ट है, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो राज्यवार परिवार के 3 पीढ़ी दिख जाएंगे। चौरसिया जी, आपको भी मालूम होगा, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा को जब मुद्दे पे कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो विपक्षी दलों को कहता है कि ये परिवारवादी हैं, ये भ्रष्टाचारी है, जबकि सारे भ्रष्टाचारी का संगम भारतीय जनता पार्टी है। देश में आप देख लीजिए कि जिस दल में जिसको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको अपने दल में शामिल कर लेते हैं। और इसके लिए जो उनके पास मंत्र है, जो कि अभी मंत्र की बात कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, उनसे पूछना चाहिए कि राम जी ने अगर वनवास लिया तो वो क्या परिवार को बचाने के लिए लिया या हनुमान जी को बचाने के लिए लिया? दूसरी बात, देखिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जब भी आप धार्मिक संकेतों का इस्तेमाल राजनीतिक विमर्श में करते हैं तो आपको शर्म आना चाहिए कि आप सेकुलर राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं और आप चाहते हैं कि इस देश का संविधान खतरे में हमेशा बनी रहे और एक बहुसंख्यक समाज को, हिंदू को आप डराते हैं धर्म के नाम पे। सबसे ज्यादा इस देश में हिंदू है। सुन लीजिए, अरे देखिए, आप बोलने भी नहीं दीजिएगा। आप ही तो बोल रहे हैं मालिक। बोलिए तो मैं चुप हो जाता हूँ आपसे। बोलिए, आप जितना बोलेंगे अच्छा है। नहीं, आप बीच में कह रहे हैं तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछना मेरा काम है, उसी की तनख्वाह मिलती है। बताना, अब पूछिए, जरूर पूछा ना कि जैसे आपने कहा धर्म का राजनीतिक विमर्श में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो जब आप टोपी लगा के इफ्तार में चले जाते हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो नहीं, वो क्या आपके चैनल पे डिबेट का मामला बनता है क्या? हम क्या कहते हैं, हम क्या, जब आप सीधे कहते हैं कि हिंदू, तो आप भी तो ला रहे डिबेट में, कैसे बनता है बताइए? अरे धर्म पर चर्चा ना हो, आप भी तो ला रहे मेरे भाई, मैंने नहीं लाया विमर्श में। नहीं,
अरे आप इस चीज को नहीं मानिएगा ना, आपकी अपनी मजबूरी है या तो आपके डिबेट की कमजोरी है। मैं तो सिर्फ उन्हीं बातों को चर्चा में ला रहा हूं कि परिवार इस समाज में, या हिंदू समाज हो या किसी समाज का हिस्सा है कि नहीं, वो क्या नाजायज है? परिवार जो कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक आधार पे आता है, और इलेक्शन कमीशन की कोई बाध्यता नहीं है, जनप्रति कानून की कोई बाध्यता नहीं है, संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि क्या एक परिवार से कोई दो व्यक्ति आ नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है कि कल्याण सिंह गवर्नर, वहां पे एक सांसद, उसी परिवार से मंत्री, और इस तरह के तमाम उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं? ये क्या ये सत्य है क्या? आप सिर्फ उन चीजों को दिखाना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि आपके विपक्ष में जो है उसके खिलाफ में दुष्प्रचार कर सके। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में 2020 में, जबकि प्रधानमंत्री भी फील्ड में थे और गृह मंत्री भी फील्ड में थे, उसके बावजूद भी राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक मैदान में उनको हराया गया। और सबसे बड़े पार्टी, तो आपके पास तो जवाब नहीं है, मुद्दे पे तो आप लड़ नहीं सकते हैं, तो आपको एक ही चीज आसान दिखता है कि ये परिवारवाद पार्टी है और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो एक न एक दिन झूठे साबित होंगे। आपने देखा भी होगा कि 2G का हाल क्या हुआ, और जितना दुष्प्रचार किया भ्रष्टाचार का 2009 से लेकर बात, अब मैं आपको टोकूंगा भाई, लालू जी तो कन्विक्टेड है, आप कह रहे हैं झूठे साबित होंगे। लालू जी तो भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, अरे जमानत पर है। दीपक चौड़ा, अरे सुनिए दीपक, इसका भी जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए, रुकिए, जवाब ले लीजिए। इसका जवाब नहीं लेते हैं, भागने लगते हैं। जो कन्विक्शन है वो इस देश के लोअर कोर्ट से है, भैया इतनी देर से प्रवचन लोअर ऐसा कोर्ट दे से रहे जो हैं भी आप, फैसले आते हैं वो हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट होते हैं। अभी तो कन्विक्टेड है ना मेरे भैया, अभी तो सजा याफ्ता है कि नहीं है? टेक्निकली सजा याफ्ता है कि नहीं है? हालांकि उनके लिए, उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, पर है तो सजा याफ्ता ना भैया। नहीं, आप देखिए, उनके प्रति जो सम्मान है वो एहसान नहीं है, उन्होंने अर्जित की है पिछले 50 साल अच्छी में। बात है। उन्होंने चलिए मैं सुधांशु जी के पास जाता हूं, और आप मुझे पता नहीं, आप सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, अरे कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, आप कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा कीजिएगा तो एक तरफा ही डिबेट करा लीजिए ना, उनका करा लीजिए, उनको तो ऐसे भी। अरे भैया इतनी देर से आप भाषण ऐसा दे रहे हैं और मुद्दे कुछ नहीं बोल रहे, कह एक तरफा डिबेट, एक तरफा डिबेट। अरे गजब है यार, आप प्रोफेसर है, सब्जेक्ट को लेक्चर देते ही कुछ बोलने लगते। आप क्या कर रहे थे? शर्म तो आपको आती नहीं है झूठ बोलने में। अरे कुछ सजा करते रहते हो। निचली कोर्ट से जो सजा मिलती है वो ऊपरी कोर्ट में खारिज होती है कि नहीं? वो ऊपरी कोर्ट में खारिज हुआ है कि नहीं? लालू जी के खिलाफ में डीए केस में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ है कि नहीं? आप बोलिए, आपको शर्म आती है ये बात मानने में? आप सिर्फ जिस केस को बंद कर दिया गया था 2014 के पहले, आकर आपने खोजा और पिछले 9 साल से उसी केस का रट लगा रहे हैं। तो सीबीआई की कोर्ट ने जिसको बंद कर दिया था, लैंड फॉर जॉब जिसको कहते हैं, उसको फिर से खोज के बार बार, जो उस समय एडल्ट पिंडे था, उसका नाम लेकर आप सब्सिडियरी चार्जशीट में डलवाते हैं। ये कहां से होता है? सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल, इतना दुरुपयोग क्या देश में कभी हुआ था क्या? आपको इन बातों पे शर्म आनी चाहिए और चुनाव राजनीतिक मैदान में लड़िए। परिवार तो आपके भी हैं, आप बिना परिवार के हैं क्या? या भाजपा में जो नेता उनके परिवार नहीं है क्या? और उनके परिवार के बाकी सदस्य राजनीति में नहीं है क्या? ये झूठ फैलाना बंद कीजिए, मुद्दे पे लड़ाइए और 9 साल का हिसाब दीजिए। डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी मेरे साथ है। कृष्णा हेगड़े जी, आपने किशोर तिवारी जी को सुना, प्रोफेसर नवल किशोर जी को भी सुना। आपके पार्टी में भी आरोप है कि एकनाथ शिंदे और उनके बेटे एमपी, ऐसे कई सारे आपके पार्टी में भी मिल जाएंगे। तो क्या परिवारवाद का ये आरोप चिपका पाएंगे विपक्षियों पर? बीजेपी में भी ऐसे 1 दर्जन उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, वो मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी को टिकट एकनाथ शिंदे जी ने नहीं दिया, उद्धव जी ने दिया। क्यों दिया? और आज वो लोकसभा में सबसे रिमार्केबल सांसद है, वो रिकॉर्ड पे है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछा और सबसे ज्यादा फंड कॉन्स्टिट्यूंसी में वही लेके आए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज चली, और ये बार तो उद्धव जी को भी साथ में लेके गई, उनकी पार्टी को भी। क्योंकि बात ये है, नहीं, उद्धव जी का हिंदुत्व कहाँ है डाइल्यूट? मैं आपको पूछता हूँ, सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर पे उद्धव जी का क्या ओपिनियन है, कांग्रेस का क्या ओपिनियन है? उद्धव जी किसके साथ है? अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया।
यूनिफॉर्म सिविल कोड में उद्धव जी उसका विरोध कर रहे हैं, वो तो उनके पार्टी ने स्पष्ट कहा। तो भाई कहाँ है हिंदुत्व? बाला साहब ठाकरे जी ने कहा जो दिन मुझे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। तो उद्धव जी ने तो दुकान बंद नहीं किया, एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव जी का दुकान बंद कर दिया। तीसरी बात यह है कि किशोर जी कह रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई 2 बार आपने शिवसेना को बोलने का मौका दिया। हमारे किशोर तिवारी जी तो उद्धव गुट है, हम शिवसेना है। यहाँ पर हम वो शिवसेना है जो 1987 से बीजेपी के साथ है और 2019 में भी हम बीजेपी के साथ लड़े और हमको मैंडेट मिला, जैसा सुधांशु जी ने कहा। और गद्दारी उद्धव जी ने किया, वो गए कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ और उनसे हाथ मिलाया। अभी फिर से बोलेंगे 2024 में कि हम हिंदुत्व फिर से हो गए हैं, हमको वोट दो। क्या महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ है? और वो कह रहे हैं मेरे बाप का पार्टी है, मेरे बाप का पार्टी है। हम सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करते हैं, वो एक महान पुरुष है। वैसे महात्मा गांधी जी महान पुरुष है, शहीद भगत सिंह महान पुरुष है, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान है। लेकिन क्या राजमोहन गांधी और तुषार गांधी बोल सकते कि महात्मा गांधी का नाम सिर्फ हम ही लेंगे, आप दूसरा कोई नहीं ले सकते? तो ये तो गलत बात है। जो देश की संपत्ति है, जो देश की पूंजी है, उसका नाम सबको लेने का अधिकार है, उनका नाम सबको लेने का अधिकार है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, आप हिंदुत्व का आइडियोलॉजी बोलते हैं, तो आप क्यों निकल गए? आपको रुकना चाहिए था ना। आपको सत्य की इतनी लालसा थी, इसके लिए आप निकल गए। और आपका जो अभी गैम्बल चला नहीं, आपके 90 विधायक एक साल में महाविकास आघाड़ी तोड़कर हमारे पास आए, उसके ऊपर आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे। 90 विधायक, ये तो रिकॉर्ड हो गया, 1/3 फ्लोर आपका क्रॉस हो गया है और भी टूटने वाले हैं अभी। वो आप बात नहीं करेंगे, आप तो यही बात करेंगे भाई ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। अरे आप में क्या गलत हुआ वो तो सोचिए पहले। आप बोलिए अतुल जी। बस 10 अगस्त तक अगर अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और शिंदे जी को हटाया जाता है, या फिर राहुल नार्वेकर जी का इस्तेमाल कर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसके बाद के आपके विचार यही रहेंगे? या फिर आप देखिए, एकनाथ शिंदे जी हमारे कोalition के नेता हैं और अगले इलेक्शन 2024 में एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, 100% होगा। आप आज लिख के ले लीजिए। और 220 से ज्यादा सीट हम विधानसभा में जीतेंगे, असेंबली में जीतेंगे और 45 सीट के ऊपर। और हमारा पूरा टारगेट 48 आउट ऑफ 48 है, सभी सीट हम जीतेंगे लोकसभा में भी। और हमारा सीधा सवाल मेरा आपसे, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की है महाराष्ट्र की जनता के साथ। ये कहना है कृष्णा हेगड़े जी का, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उद्धव ठाकरे के लिए कि उन्होंने गद्दारी की है महाराष्ट्र की जनता के साथ। नहीं, कृष्णा हेगड़े जी और क्या बोलेंगे। जब हमने डिसीजन लिया तो एकनाथ शिंदे ही हमारे सामने थे। एकनाथ शिंदे ने 14 से 19 में कई बार कहा कि भाजपा के साथ नहीं रहना, 2-4 बार तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। एकनाथ शिंदे 2.5 साल कोरोना काल में जब तक सीएम रहे, उद्धव जी तब तक वो मिनिस्टर रहे और ये 40 विधायक जो गए हैं वो भी साथ में ही थे। तो हमने मिलकर निर्णय लिया था और उसके कारण भी बहुत वाजिब थे कि बीजेपी ने जिस प्रकार की ट्रीटमेंट 14 से 19 में दी थी। लेकिन मूल कारण जो दीपक चौरसिया जी, कृष्णा हेगड़े जी बता नहीं रहे। सारे के सारे 90 विधायकों में से अनेक विधायक ईडी, सीबीआई और देखिए ना अभी पंतप्रधान एक बार 4-5 विधायक जो है उनके ऊपर आरोप है, एक ही के ऊपर भी चार्जशीट नहीं है। तिवारी जी और किसी के ऊपर कन्विक्शन नहीं है, किसी के ऊपर कन्विक्शन नहीं है। अजीत दादा पवार का भी चार्जशीट में नाम नहीं है, अजीत दादा पवार का भी चार्जशीट में नाम नहीं है। बोलिए। देखो कृष्णा हेगड़े जी, आपकी शिवसेना को प्यार से लोग खोखा सेना क्यों बोलते हैं और प्यार से लोग आपको वसूली आघाड़ी क्यों बोलते हैं, आपको महावसूली आघाड़ी क्यों बोलते हैं? आपके 2 मंत्री जेल में, संजय राउत जेल पे बोलते हैं, वो तो सच बात है ना। 2 मंत्री जेल में, संजय राउत जेल पे, सही है कि नहीं?
कृष्णा धेंगड़े जी की आवाज में दम है कि उन्होंने किशोर तिवारी को भी बोलने से रोक दिया। देखिए नहीं, सच ये बात नई बोल रहा हूं। ये नई शिवसेना है कृष्णा हेगड़े जी। सच्चाई को कोई रुका नहीं सकता है, सच्चाई सबको प्रकट करनी पड़ती है। 2 मंत्री जेल में, कृष्णा जी, मैं आपको समझा रहा हूँ। कृष्णा जी जो 90 वसूली वाले थे वो बीजेपी ने ले लिए। बीजेपी कहती थी कि हम, अरे सबने बताया कितने फ्रिज का कार्टन कहाँ पहुंचा है, फ्रिज भर भर के कार्टन कहाँ पहुंचा है। आप ये कर रहे हो। 90 लोगों ने बताया भर भर के कार्टन कहाँ पहुंचा है। तो अभी तक कोई किसी ने ना नहीं क्यों बोला? आपके वहां से किसी ने ना क्यों नहीं बोला? फ्रिज भर का कार्टन, फ्रिज भर के कार्टन, ये फ्रिज भर के कार्टन क्या है कृष्णा जी? आपके पास अरे ये तो महावसूली आगाड़ी थी ना, फ्रिज भर के कार्टन पहुंचा था। और जो ज्यादा तो ये बात नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, मैं आगे चलता हूँ। अतुल लोंढे जी और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के बाद अतुल लोंढे जी, मेरा बहुत सीधा सवाल, जब परिवारवाद की बात आती है तो आप लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जितनी पार्टियां, मैं शुरू से ले लूं, मतलब कांग्रेस से शुरू करूं तो एक फैमिली ट्री चला रहा हूं मैं, बीजेपी का भी चला रहा हूं, लेकिन कम से कम बीजेपी में यह है कि भाई एमपी एमएलए हैं, दूसरी तीसरी पीढ़ी के मंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस में तो ये है कि भाई एक ही परिवार है जो पार्टी चलाएगा, वही समाजवादी में, वही लालू जी की पार्टी में, वही जो है एनसीपी में, वही जो है आप जेएमएम में कर लीजिए, वही जो है आप एनसीपी में कर लीजिए, वही पीडीपी में कर लीजिए। नवल जी, मैं इसके बाद आऊंगा आपके पास। ऐसा है कि जहां ईडी इज इक्वल टू हिंदुत्व हो गया है, ऐसा झूठा जो है धर्म का इस्तेमाल, वो तो जनता देख रही है। लेकिन फिर मैं बताता हूं ना, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, अकाली दल, जनता दल सेकुलर, बीजू जनता दल, नेशनल पीपल पार्टी, कॉनरेड संघमा, सबसे भ्रष्टाचारी जाके बैठ गए गोद में दूसरे दिन। आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, हम, अपना दल, अनुप्रिया पटेल का उनकी भी मां और बेटी में झगड़े लगा दिए हैं। तो ये सवाल उठता है कि फिर हमने खरगे जी को चुन के लाया है, हमारे डेलीगेट्स ने 9,000 साढ़े 9,000 देश से जो चुन के आए थे, तो कांग्रेस में चुनाव हुए, बीजेपी में कब चुनाव हुए पता ही नहीं चला। नड्डा जी रिपीट हो गया बैठ के कि नहीं नड्डा जी हो जाएंगे, क्योंकि नड्डा जी तो प्रोटोकॉल मंत्री अध्यक्ष है, छोड़ने जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आने के बाद रिसीव करने जाते हैं। और जब जनता को हेडक्वार्टर से एड्रेस करना होता है तो अमित शाह जी उनको खींच के पीछे कर लेते हैं। ये तो उनके अध्यक्ष की इज्जत है। और हमारे यहाँ जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो जब कहा जाता है कि राहुल जी आप कहिए, तो राहुल जी नहीं, हमारे अध्यक्ष है, वो पहले बोलेंगे। तो ये जो सम्मान है और किस तरह का लोकतंत्र का सम्मान है, ये तो स्पष्ट रूप से सामने दिखता है। तो ऐसा है कि जबान पे एक, पेट में एक और दिमाग में एक, ये जनता देखती है दीपक जी। और सबसे अहम बात कि जिस तत्व को लेकर, जिस वैल्यूज को लेकर आप बात करते हैं, वो आपके पार्टी में आने के बाद पवित्र कैसे हो जाते, कैसे राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अजीत दादा पे आरोप थे, शरद पवार जी पे नहीं थे। शरद पवार जी केंद्र में थे, सिंचाई मंत्री अजीत दादा थे, हम तब भी कहते थे उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन आपने आरोप किए। एक दिन शपथ लिया, 36 घंटे में परमजीत थे जिन्होंने वसूली का लेटर लिखा था और कहा कि मेरे पास इसके लेटर के अलावा कोई सबूत नहीं है। चांदीवाल कमीशन के सामने कहा, सीबीआई के सामने भी कहा, कोई सबूत नहीं आया। लेकिन खोके शादी में जाते हैं ना लोग, कहीं पर भी, ये सारे शिंदे के लोग, तो लोग वहां से चिल्लाते हैं खोका खोका एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके, ऐसा कहते तो चिढ़ते हैं लोग, ये केसेस डाल रहे। तो ये सारी चीजें जनता के सामने है दीपक जी। जनता की बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, आज जनता की बात बीजेपी होने नहीं दे रही है। बीजेपी आरोप की राजनीति खेलती है, जब से है तब से। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, तो वास्तविकता में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। आज ये लोग भी 15 साल करीब सत्ता में रहे हैं। अभी ये 10 साल 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और पिछले फ्रैक्चर जो है 2-3 साल, तो 16-17 साल सत्ता में रहने के बाद एक भी आरोप जो है वो ये साबित नहीं कर पाए। तो आरोप की राजनीति खिलाफ विकास की राजनीति। आप आरोप की राजनीति कर रहे हो, आप गंदगी कर रहे हो, हम विकास की राजनीति करेंगे। जवाब ले लेते सुधांशु जी आपका जवाब, फिर मैं नवल किशोर जी के पास जाऊंगा। परिवारवाद के मुद्दे, हम इस देश के गरीब की बात करेंगे, हम इस देश के मध्यम वर्ग की बात करेंगे, हम इस देश के खुशहाली की बात करेंगे, हम इस देश में मोहब्बत की दुकान सजाएंगे, हम नफरत की दुकान नहीं सजाएंगे। सुधांशु जी। दीपक जी, हमारे भिन्न भिन्न विरोधियों ने ऐसे विचित्र विचित्र टॉपिकों पे बात की है कि मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि मैं जवाब क्या दूं। पहले वो चीन से जाने से जाके
बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के ऊपर बात से जाने से लेके, भगवान राम के बारे में बोलने से लेके, अभी अतुल जी विकास पे बात करने लगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि विषय के ऊपर फोकस होकर जवाब देने की स्थिति क्यों नहीं है हमारे विरोधियों के अंदर। उसका कारण यह है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि आपको इस बात का यकीन ही नहीं कि आपके पैर के नीचे जमीन ही नहीं, और यहां जमीन का मतलब राजनीतिक जमीन से नहीं, अरे आपकी पार्टी की जमीन नहीं। और आप एक सवाल पूछो, एक ही सवाल मैं अतुल जी से कहना चाहता हूं परिवार और परिवारवाद में क्या अंतर होता है मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। जैसे अतुल जी वो जवाब दे ले, फिर मैं आपको मौका दूंगा पूछने के लिए। पूछ नहीं सुधांशु जी से एक 5 मिनट नहीं पूछ लीजिए। अच्छा अतुल जी पूछ लीजिए, फिर मैं उसका भी जवाब दे देता हूं, पर फिर उसके बाद कोई डिस्टर्ब ना करे। पूछ लीजिए, पूछिए। ऐसा है कि जब आपकी जमीन इतनी मजबूत है, जब आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी के चेहरे पर और 9 साल के काम पर चुनाव जीत कर आएंगे, तो फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखा दिखाकर जिन लोगों के आप धुर विरोधी रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है, जो वसूली सरकार के मेंबरान थे, उन्हें आप पार्टी में किस वजह से ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं जब आप मजबूत है तो? क्यों पार्टियां अब मैं बोल लूं। देखिए, अब यहां पर देखिए, चाहे किशोर जी हो या अतुल जी हो, आखिर में जो ये बोल रहे हैं उनके मुंह से निकल ही गया कि वसूली सरकार के, मतलब मेरे विचार से भारत की राजनीति में अद्भुत उदाहरण विपक्ष के सारे दल आकर अपनी पार्टी, अपने दल, अपने नेता को भ्रष्ट साबित करने का जो एलानिया बयान देते हैं टीवी पे आके, वो अद्भुत है। जब इनकी सरकार थी, देखिए हमारा स्टैंड यह है कि आरोप थे और हम आज भी कायम है कि वो आरोप है। इसलिए जितने भी नेता चाहे किसी भी दल में रहें, आज तक किसी आरोपी नेता से ना हमने कोई केस विड्रॉ किया है, ना किसी केस पर कोई क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। मगर इन लोगों का तो स्टैंड था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इन लोगों का ऑफिशियल स्टैंड था कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आज स्टैंड है यकीनन हुआ है। आज कहते हैं नहीं, मेरी सरकार भ्रष्ट थी, मेरा नेता भ्रष्ट था, और फिर इतना ही नहीं कहते, उसके बाद ये भी कहते हैं कि हमारे नेता, अब देखिए अपनी पार्टी को अब देखिए सर, आप लोग बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, आप अपने टर्न पे उनको खत्म कर लेने दीजिए भाई, और मुझे प्रोफेसर साहब के पास भी जाना है। फिर बताने लगते हैं कि नैतिक दृष्टि से हमारे नेता कितने कमजोर थे कि वो डर के चले गए। मान्यवर, अपने ही नेताओं का, अपनी ही पार्टी का, अपने ही कैडर का ऐसा अपमान मेरे विचार से भारत की राजनीति में अद्भुत है। आप डरने की बात कहते हैं, ये तो वो शिवसेना है जब बाला साहब ठाकरे जी के विरुद्ध क्या क्या नहीं किया था, याद करिए। अतुल जी, आपकी सरकार थी, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट याद है ना? बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर क्या क्या कार्रवाइयां नहीं हुई थी? कौन शिव सैनिक चला गया था? अभी याद करिए, पिछली सरकार में महाराष्ट्र की धरती से सबसे ज्यादा झूठे हिंदू आतंकवाद के केसेस किए गए थे। कौन छोड़ के चला गया भाई? मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात में इतने फर्जी केसेस आप लोगों ने किया, हमारा कौन छोड़ के चला गया? इमरजेंसी लगी थी, नवल किशोर जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी मीसा में जेल में बंद थे और उसी पीड़ा के कारण उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। वो छोटा था, आज का जो है बड़ा है। और आज का क्या बड़ा है कि मान्यवर स्वयं यहां राजद के प्रतिनिधि बैठे हैं कि जिस समय 1997 में जेल गए लालू प्रसाद यादव जी, 97 में मोदी जी, अमित शाह जी का नाम नहीं था, भाजपा सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस के सहयोग से लालू यादव जी की पार्टी की सरकार चल रही थी, जनता दल की, और उस समय इन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने हमको जेल में भेजा है। मतलब मजे की बात यह कि इमरजेंसी में भी आरोप कांग्रेस पे था, जेल भेजने में आरोप कांग्रेस पे था, अब 2014 के बाद भाजपा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं नवल जी, आपका जवाब। तर्क है मान्यवर। और परिवारवाद, एक लाइन, दीपक जी, सब लोगों ने इतना लंबा लंबा भाषण दे दिया, ठीक है, आप बोलिए, कंक्लूड करिए। नवल जी, मैं तुरंत आपका जवाब, समन्वय क्या होता है? एक लाइन बस कह दूं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का समन्वय क्या होता है? नवल जी, सिर्फ 2 पंक्ति आपसे कह दूं। पहले तो आपको भगवान राम के नाम पे बड़ा मिर्ची लग गई, तो मान्यवर महात्मा गांधी की समाधि पे हे राम लिखा है, वो सांप्रदायिक है क्या? दूसरा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का समन्वय क्या होता है कि 97 में जब भ्रष्टाचार के आरोप में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, तब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी। किस आधार पे? तब नीतीश कुमार जी ने कहा था अगर 30 सेकंड से कम में राबड़ी देवी जी अपने सिग्नेचर कर ले तो मैं राजनीति से हट जाऊंगा। आप बताइए किस योग्यता पे चुना गया था? यह परिवारवाद होता है। बताइए, समय सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, वो किसी राजनीतिक पद पे उससे पहले नहीं रही थी, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, 82 में राजनीति में आए, 82 में सांसद बने, 84 में सीधे प्रधानमंत्री। परिवारवाद में अंतर यह है कि नवल किशोर जी अपने परिवार के, प्रथम परिवार के एक सदस्य का नाम बता दीजिए जो किसी न किसी राजनीतिक पद पे ना हो। ये बताइए।
इतना कम अरे नहीं। अभी डिस्टर्ब ना सुधांशु करिए, जी, फैक्ट बताइए इतना ना। समझाने की 97 में जेल गए थे कि नहीं? आप नहीं क्यों भाषण? अरे भाई जानने का, जनता को भी इतना वो मत समझिए मान्यवर। क्या हुआ? आप प्रोफेसर हैं तो जनता को बालक मत समझिए। 97 में जेल चले गए, आरोप कांग्रेस पे लगाया। आप प्रोफेसर 20 में जेल में थे, अच्छा, आरोप बोलने दीजिए कांग्रेस पे सुधांशु लगाया। जी, नवल किशोर जी को अब बोलने अपनी सुविधा के लिए 2014 के बाद मोदी जी पे आरोप। होता है। नवल जी बोलिए, आप ही का इंतजार कर रहा हूं। नहीं वो तो रुकेंगे तब तो, वो तो धारा प्रवाह बोले जा रहा है। मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा और इनका जवाब उसे मिल जाएगा। जब 1990 से लेकर 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उसके बाद भी 15-20 साल बीत गया। ये बात कहते कहते भारतीय जनता पार्टी का ये हाल बिहार में है कि आज के डेट में जो भाजपा का अध्यक्ष है वो पहले राजद का था, फिर जदयू का हुआ, फिर हम का हुआ। उनके दल ने तो एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं पैदा किया, परिवार तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति भी नहीं पैदा कर दिया जो वहां का अध्यक्ष बन सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए, परिवारवाद पर आप जो भी आक्रमण करते हैं या भ्रष्टाचार पे, अभी तुरंत भ्रष्टाचार के आधार पे आपको कर्नाटक ने आपको सबक सिखाया है। वहां पर भ्रष्टाचार बोल रहे थे, लेकिन भारत की जनता अब ये समझ चुकी है कि वास्तव में भ्रष्टाचारी कौन है और दुराचारी कौन है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, वहां भ्रष्टाचार मुद्दा था, सांप्रदायिकता और आपका अंत समय आ गया है। जहां तक सुन लीजिए, शर्म मत, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट। पहली बात, जो बिहार ने प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के विषय में जितना आपके पास भ्रमित करने का दुष्प्रचार हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस वक्त मेरे पास इतना ही है। अतुल जी, माफी के साथ मेरा वक्त खत्म हो चुका है।